जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं। तो अगले पैनल को मैं मंच पर बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी दोनों सहयोगियों रसिका को मंच पर बुलाना चाहूंगी। रसिका पांडे, आप मंच पर आए। तृप्ति सोनी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि ये इस पैनल को आगे बढ़ा सके। इसके बाद मैं अपने खास मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आरपी सिंह जी हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए और कृपया करके मंच पर आप आए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ ही अमित चिमनानी जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर छत्तीसगढ़ खड़ा है, तो चुनाव को लेकर के चर्चाएं होंगी और गर्मजोशी से सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। ओवर टू यू तृप्ति एंड रसिका। शुक्रिया कीर्ति। चुनाव शुरू हो चुका है, छत्तीसगढ़ में दंगल शुरू हो चुका है और इस दंगल में दिग्गज भी हैं काफी। बीजेपी ने तो पुराने पूरे मंत्रियों को उतार दिया मैदान में, कांग्रेस ने भी इस बार 22 विधायकों की टिकट काटी है और नए चेहरे भी उतारे मैदान में। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल आरपी सिंह जी। हेलो, धन्यवाद। 2018 आप प्रत्याशित तौर पर कहें या यूं कहें कि आपका आकलन था कि 68 सीटें 3/4 बहुमत से सरकार बनाई। अब 2023 है, बीजेपी दमखम लगा रही है। काफी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बीजेपी की देखी गई है पिछले 1-1.5 सालों में। आपको क्या लगता है इस बार जो टक्कर है वो टक्कर कैसी है? देखिए, बड़ी उम्मीदें थी हमको बीजेपी की सूची आने से पहले कि हो सकता है कुछ नवाचार हो, कुछ अच्छे लोगों को टिकट मिले, लेकिन सूची आने के बाद हमारी तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सांसें जहाँ थे वहीं अटक गई हैं। तो अब मैं तो लगभग 10 से 12 विधानसभा घूम के आया हूँ अभी। मुझे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आती। देखिए, सच है 3 चुनाव हम हारे, बीजेपी 3 चुनाव जीती, लेकिन हमने हमेशा संघर्ष किया। वोटों का जो अंतर था 3.25% से था, हम कभी भी 37 सीट से नीचे नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों में कभी 50 सीट से ऊपर नहीं गई। हम 68 है, 68, फिर बढ़ते बढ़ते हो गए 71। तो आखिर जनता ने हमारी नीतियों पर मुहर लगाई, हमारे काम पर मुहर लगाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नारा हमारी पार्टी के नेताओं ने दिया, कार्यकर्ताओं ने दिया है, प्रदेश की जनता ने दिया है, अब की बार 75 पार ये होकर रहेगा। क्योंकि देखिए, इस सरकार के प्रति कोई नाराजगी, आप भी को आपने देखा, रगड़ गई थी, आप सब जगह गई थी, आप घूमती हैं, आप देखिएगा, इस सरकार के प्रति नाराजगी नहीं है। विधायकों के प्रति कुछ शिकायतें थी, उनको टिकट से वंचित कर दिया गया है। इसलिए अब की बार 75 पार जो हमने कहा है वो होकर रहेगा। ठीक है, वो तो जनता ही बताएगी कि 75 पार का जो नारा है वो किस तरीके से पूरा होता है। अमित जी, क्या स्थिति लग रही है? टक्कर है या फिर वही वाला कॉन्फिडेंस कि हम ही सरकार बना रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं साथी प्रवक्ता की बात पर गौर कर रहा था। ये कह रहे हैं कि कोई टक्कर है ही नहीं। अगर टक्कर नहीं है तो ये रोज घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, ये भी माफ, वो भी माफ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये क्यों हो रहा है भाई? आपने 5 साल में क्या काम किया है? एक जगह, एक भाषण में आपने उसका उल्लेख ही नहीं किया। 22 विधायकों के टिकट आपने काटे हैं। 22 विधायकों का अगर परफॉर्मेंस खराब, तो विधायकों के परफॉर्मेंस से ही सरकार का परफॉर्मेंस बनता है। आपने 22 विधायकों के टिकट काटकर खुद ही यह मान लिया है कि आपकी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आप और हम यहां डिबेट कर रहे हैं। अंबिकापुर में आपके रहे पूर्व वरिष्ठ विधायक चिंतामणि जी भाजपा प्रवेश कर गए हैं। आपके खुद के नेता तो नहीं समझ रहे हैं कि आप जीतेंगे, तो आप कैसे जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने ठाना है 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल ही खिलाना है। अच्छा, आप कह रहे थे घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, वो तो कर दे रहे हैं, आपका इंतजार ही हो रहा है। आप एक साथ करेंगे क्या? नहीं, अच्छा है हम कांग्रेसियों जैसे नहीं हैं। एक बार भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी गए और एक बच्ची ने उनसे कहा कि हमें कॉलेज जाने में तकलीफ होती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो कुछ हमारे लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत बढ़िया सुझाव। अभी तो चला गया सब सीजन,
अगले घोषणा पत्र में मैं जरूर इसको डालूंगा। वो ये भूल गए थे कि उनके पुराने घोषणा पत्र में था कि अपना नहीं महिलाओं बता को रहे फ्री हैं कन्वेंस मिलेगा। आप अपना नहीं बता रहे हैं। मैं बताऊंगा क्या राज है घोषणा में मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, हम ऐसे भी नहीं हैं कि 5 साल पहले वाली घोषणा पूरी नहीं करते हैं और फिर वही घोषणा हम दोबारा करने में झिझकते नहीं हैं। 500 रुपया महतारी सम्मान राशि दी जाने वाली थी, एक महिला को भी नहीं मिली, और फिर से अब 500 रुपए के सिलेंडर की सब्सिडी देने की बात आ गई है। आपने कहा था 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे, अब फिर आप सिलेंडर में सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। आपने कहा था निशुल्क सुविधा, अनलिमिटेड सुविधा, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम ला कर देंगे, 20 लाख की मुफ्त सुविधा मिलेगी। 5 साल के बाद 2 रुपए की सुविधा नहीं मिली, फिर आप कहते हैं 10 लाख की हम अमित जी, देंगे। जो क्या हो सवाल रहा है? तृप्ति ने आपसे पूछा था, उस सवाल का आप सीधे जवाब दे दीजिए। अब मैं आ रहा हूं। आज रात से लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को यह मालूम हो जाएगा कि आने वाला 2023 के बाद का छत्तीसगढ़ कैसा होगा। वो छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का छत्तीसगढ़ होगा, और छत्तीसगढ़ ये जो रिवर्स गियर में चला कांग्रेस की सरकार में, फिर से कैसे तेज गति से आगे बढ़ेगा, इसकी शुरुआत आज रात से हो जाएगी। मतलब माना जाए आज रात के बाद मतलब कल का इंतजार है। जरूर, मतलब बहुत घोषणाएं जल्दी। हो सकती हैं तृप्ति, बहुत क्योंकि हम जल्दी। लगातार देख रहे हैं कांग्रेस देखिए, जिस मैं स्पीड इंटरप्ट से करूं, घोषणा सॉरी कर टू रही है। इंटरप्ट। हम और घोषणा नहीं कहते हैं उसको, हम छत्तीसगढ़ के विकास का रोड मैप और छत्तीसगढ़ियों के मन की बात उसे कहते हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी, कुछ देर पहले आप इनसे सवाल कर रहे थे कि आप जगह जगह घूम रही हैं, वहां पर आप देख रही होंगी सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। नाराजगी तो है जनता में थोड़ी बहुत, कहीं नाराजगी भी है तो कहीं जनता काम से खुश भी है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर है, कहीं ये दिक्कत तो नहीं बढ़ा देगा? देखिए, सबसे पहले चिमनानी जी की बातों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, तो हमारे मित्र बीजेपी के यहाँ बैठे हुए वो ताली बजा रहे थे कि 22 लोग के टिकट काटना मतलब सरकार का फेलुअर है। तो रमन सिंह ने 18 में मेरे मित्र आप ताली बजाए थे ना, 13 लोग का टिकट काटा था। बजाओ ताली, बजाओ बजाओ। पिछले लोकसभा चुनाव में, सुनो, पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने 11 सांसदों का टिकट काटा था। बजाओ ताली, है हिम्मत। अब आता हूँ चिंतामणि महाराज पे। चिंतामणि महाराज जी 10 साल पहले बीजेपी से हमारे आए थे, उनका प्रवास पूरा हो गया, प्रवासी पक्षी थे, लौट के चले गए। आपका तोता आपको मुबारक। तो इसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है। दूसरी, मैंने कहा कि हम किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आप देखें इनकी आवाज़ कितनी बुलंद हो गई। मैं तारीख बताता हूँ, 18 अक्टूबर 2023, अखबार का नाम फ्री प्रेस जनरल। क्या लिखा? 25 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने उद्योगपतियों को माफ किए हैं। आवाज़ सुनाई दी कहीं से? हम किसानों का कर्ज माफ करने की बात करते हैं तो बेचैनी छा जाती है। यही दर्द है छत्तीसगढ़ियों से, जो नफरत है वो यही है। डॉक्टर साहब जैसा वरिष्ठ आदमी यहाँ बैठ के झूठ बोल रहा था सार्वजनिक रूप से कि सुकमा एसपी ने चिट्ठी लिखी डीजीपी को। अरे सुकमा एसपी ने थानेदारों चिट्ठी लिखी कि धर्मांतरण की एक भी घटना होगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन इतना बड़ा आदमी आपके मंच पर बैठकर झूठ बोल के चला गया। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कहाँ कहाँ घुमा देते हैं कह रही हैं, बताइए कहाँ कहाँ घुमा देते हैं, कौन सी बात को किस तरीके से पेश कर देते हैं? देखिए, अभी इन्होंने छत्तीसगढ़ियों की पीड़ा की बात करी है, तो मैं सोच रहा था कि ये पीड़ा और संवेदना शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी में है क्या? इनकी एक महिला नेत्री है, वो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हजारों हुए बलात्कार, बहनें महिलाएं चीखती चिल्लाई, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली कहीं नजर ना आई। 7,000 से ज्यादा बलात्कार हुए। क्या कांग्रेस के किसी व्यक्ति को पीड़ा हुई? 5 साल की बच्ची, आदिवासी समाज से आने वाली, पोटा केबिन में उसके माँ बाप ने उसको भेजा कि ये बड़ी होकर पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। पोटा केबिन जो सरकारी संरक्षण में रहता है, 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आपका कोई नेता 15 साल में भी तो घटनाएं हुई काफी। ये फर्क है। 15 साल में भी तो घटनाएं हुई, जलियांवारी, बहुत सी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन अगर संवेदनाएं मर गई हैं और सेलेक्टिव हुई कोई पार्टी तो वो केवल कांग्रेस है। क्या सेलेक्टिव है बताइए, क्या सेलेक्टिव है? मैं जवाब देता हूं, सुनिए। 40,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। सुन लीजिए, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं गया, जवाब ले लेते हैं। 4,000 से ज्यादा
हत्याएं हो गई, एक सुन इनका लीजिए। नेता नहीं गया। देखिए। भुवनेश्वर साहू जिसके लिए पूरा प्रदेश रोया, लेकिन इनका कोई नेता नहीं गया। ये पीड़ा और संवेदना की बात करना छोड़ दे। ठीक। बलात्कार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सन्नी लियोनी सती सावित्री बनकर चरित्र सिखा रही हो। इन्हीं की पार्टी की सरकार बलात्कारियों को टिकट देती है, बलात्कारियों को टिकट देती है। हमारा खुलासा करने के बाद भी उसका नाम वापस नहीं लिया जाता है। अंतिम घटना जो सामूहिक बलात्कार की हुई, कहां हुई थी? मंदिर असोद में। बलात्कारी कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा। इनकी हिम्मत हुई पार्टी से निकालने की। पहले और अब में अंतर यह होता है कि पहले बलात्कार होता था, कार्रवाई होती थी। अब बलात्कारी को इनाम होता है, सम्मान दिया जाता है। इनका शराब कोचिया तस्कर नांदगांव में पकड़ा, हमारी पुलिस ने पकड़ा शराब की तस्करी करते हुए। उसको बचाने के लिए एकांत परिसर में पत्रकार वार्ता होती है। अरे वाह रे बेशर्मी, बेशर्मी भी कहीं होती होगी तो भी डूब कर मर जाएगी इनका चरित्र देख के। ये हाल है बीजेपी का। सर देखिए, बीजेपी की हालत कैसी है, कांग्रेस की हालत कैसी है, ये आप दोनों बेहतर जानते हैं। और आप लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं दोनों। देखिए, सरकार किसी की भी रही हो, महिला अपराध रुका नहीं है। दिक्कत तो दोनों में ही देखने को मिली है। और महिला आरक्षण का भी जिक्र कर लेते हैं। महिला आरक्षण की बात पहले बीजेपी ने शुरू की। आप लोगों ने कितनी महिलाओं को छत्तीसगढ़ में टिकट दिया और आपने भी कितना दिया? हमने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट पिछले तो सर 16 है आपका, उनका 15 है, एक ही कम ज्यादा है। सुन लीजिए, स्थापना के बाद से सर्वाधिक टिकट हम ही ने दिए हैं, इस बार भी दिए हैं। और आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा में सर्वाधिक महिला विधायक यही हैं। ये हमारी देन है महिलाओं को। दूसरी बात, राजस्थान के बाद हम एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां पर एक कानून बनाया गया है कि अगर महिलाओं से संबंधित छेड़छाड़ का आरोपी कोई पाया गया तो सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। आज तक इस राज्य में एक मामला ऐसा नहीं हुआ जिसने हमारी बहन बेटी को छोड़ा हो और कानून ने उसको छोड़ दिया हो। यहाँ क्या होता है? सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी का नेता बलात्कार करेगा, टिकट दो। बीजेपी का नेता बलात्कार किया, उसको पद दे दो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम एक निगाह से देखते हैं। और जब तक भूपेश से इस बात का भरोसा रखिए कि माताएं बहनें सुरक्षित थी, हैं और रहेंगी। ठीक है, अब इस मुद्दे पर जनता को सेलेक्ट करना है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता भली भांति समझती कि मुद्दे कौन से क्या हैं और किस तरीके से उठ रहे हैं। अमित जी, आपकी पार्टी ने टिकट घोषित की। पूरे पुराने चेहरे हमने सुना था कि इस बार बीजेपी कोई बड़ा परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि जो प्रयोग लगातार चल रहे थे, कभी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, कभी नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, तो लग रहा था कि जैसा लोकसभा में किया था वैसे विधानसभा में होगा। लेकिन वही चेहरे, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में ऐसी आम चुनावी चर्चा है कि कर्नाटक के नतीजों से भयभीत भाजपा ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया छत्तीसगढ़ में। देखिए, आपकी अनुमति से पहले मैं एक बात जरूर जो महिलाओं पे निकली, महिलाओं की सुरक्षा पे निकली, उस पर बोलना चाहूँगा। छन्नी साहू इनकी विधायक है, उसका टिकट कट गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और इन्हीं की सरकार में इन्हीं की विधायक पर चाकू से हमला हो जाता है और ये मंच पर बैठकर माइक पर भाषण देते हैं, महिला सुरक्षा पे हम काम कर रहे हैं। झीरम घाटी की बारे में हमेशा जब शहादत दिवस आता है उस दिन ये मोमबत्ती लेके खड़े होंगे। इनके घोषणा पत्र का वादा था कि हम न्याय दिलाएंगे, जो शहीद हुए उन परिवारों को न्याय दिलाएंगे। यही इनका न्याय था कि शहीद परिवार की योगेंद्र अनीता शर्मा का टिकट काटकर कौन सी महिला अस्मिता दिखाई है और कौन सा इन्होंने न्याय और सुरक्षा का काम किया है। अब आपका जो सवाल है, जो भी टिकट बांटे जाते हैं उसका हर पार्टी का एक पैरामीटर होता है और वो होता है विनिबिलिटी। उसके सर्वे होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है। हमारी पार्टी के जो सर्वे थे उसमें हमको जैसे जैसे जो रिपोर्ट अच्छी आई हमने उस हिसाब से प्रत्याशी उतारे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमने 90 विधानसभाओं में से 50% एंड अबव 50% से ज्यादा सीटें, 46 सीटें नए प्रत्याशियों को दी है, जो पहली बार कमल फूल के निशान पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अमित जी, अभी आप कह रहे थे कि इन्होंने अपने एक विधायक का टिकट काट दिया, छन्नी साहू का आप जिक्र कर रहे थे, और आप फिर अभी कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर पार्टी टिकट वितरण करती है, तो उनका सर्वे होगा उस तरीके से देखिए, उसको क्या दिक्कत है, छोड़िए ना, उसमें क्या इतना बड़ा मैटर है। नहीं, ये सर्वे बड़ा सेलेक्टिव हो गया क्या? सेलेक्टिव कैसे नहीं? आप ही बोल रहे हैं ना कि सर्वे करते हैं फिर पार्टी टिकट देती है। परिवार की बेटी जिसने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसीलिए उसका टिकट काट गया। मैं बता रहा हूं इनका सर्वे क्या है और कैसे होता है। एक वीडियो तो आपके यहाँ से भी आया था, सवाल किया था, बीमा मंडावी की बेटी का वीडियो भी आया था। दूसरा, छन्नी साहू का टिकट इसीलिए कटा
क्योंकि छन्नी साहू अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर स्कूटी पे खड़ी थी। इनके कोई सर्वे होते नहीं है, इनके यहाँ जो चलती है वो तानाशाही और ठीक है। गांधी परिवार का आदेश माना जाता है। कोई सर्वे कांग्रेस में नहीं होता। आरपी सिंह जी, सर्वे आपके यहाँ भी हुआ ना? उनके सवाल उनका जवाब दीजिएगा। एक सवाल में जोड़ देती हूँ, सर्वे तो आपके यहाँ भी हुआ। 22 विधायकों की टिकट काट दी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बदले हैं, काटा नहीं टिकट। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि आप लोग क्या उन विधायकों को संभाल नहीं पाए 5 साल? क्योंकि जनता जब चुनती है विधायकों को, और ऐसे विधायक जो 50-50 हजार वोट से जीते हैं, उनको बदल दिया या टिकट काट दी, तो क्या संभाल नहीं पाए या 5 साल भांप नहीं पाए कि विधायक क्या कर रहा है? देखिए, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ बहुत रोचक। जिन विधायकों को टिकट से वंचित किया गया है उसमें से 8 विधायक 32,000 से ज़्यादा वोट से जीत के आए थे। छोटे मोटे आदमी नहीं थे। लेकिन ये किस्मतलाल नंद 50,000। मैं बता रहा हूँ ना, 32,000 से ज़्यादा तो 8 लोग थे। लेकिन पार्टी का फार्मूला बड़ा सिंपल है। अगर आप जीतने के बाद जनता की सेवा नहीं करते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं, और जनता से आपका फीड अगर बैक गलत आता है, आपके प्रति उनकी राय अच्छी नहीं है, तो आप कोई भी हो, किसी जाति धर्म के हो, दुबले हो, मोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, आपकी टिकट काट दी जाएगी। दूसरी बात, ये बड़े छन्नी साहू के बारे में चिंतित हो रहे थे। छन्नी साहू के ऊपर जिस व्यक्ति ने चाकू से हमला किया है, सोशल मीडिया में उसकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो वायरल है। अब मैं पूछता हूँ, चाकू मारने वाले का बीजेपी से क्या संबंध था? अब बता दीजिए। जशपुर में एक महिला शिक्षिका का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद आरोपी पकड़े जाते हैं, दोनों का संबंध बीजेपी से। तो हर बलात्कारी भाजपाई क्यों होता है भाई? इस बात का कोई जवाब है? आप क्यों नहीं देते इस बात का जवाब? और सबसे बड़ी बात, आप देखिए, सुनिए, भानु प्रतापपुर में चुनाव हुआ, मैं वो आदमी हूं जो तत्कालीन पीसीसी के अध्यक्ष के साथ वहां जाके पत्रकार वार्ता किया, और जानबूझ के इसलिए पत्रकार वार्ता किए ताकि नाम वापसी का 4 दिन बचा हुआ था। अरे थोड़ी भी नैतिकता होती, महिलाओं का सम्मान होता, आप प्रत्याशी बदल सकते थे। हम वो पत्रकार वार्ता 4 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन हमने 4 दिन पहले किया, इनको मौका दिया। वाह रे बशर्मी, पूरी बीजेपी साथ में खड़ी रही। एकाध परिसर में कहा गया कि हम बलात्कारी के साथ हैं, बलात्कारी ही हमारा नेता है और बलात्कारी ही चुनाव लड़ेगा। ये बीजेपी है। आप इसे सवाल पूछिए, कोई जवाब नहीं देंगे। और अब जब मुद्दा कुछ एक मिनट रुके, बहुत बोल लिया आपने। दूसरा ने बोला कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अच्छी बात है, गूगल कीजिए जितने बैठे लोग पढ़े लिखे। जब एक बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो जेपी नड्डा साहब ने आदेश जारी किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद इस पे वक्तव्य नहीं देगा। ये वो लोग हैं, ये इतने चोर दरवाजे से चलते हैं पीछे, न इनको राम से मतलब, न कौशल्या से मतलब, न राम मंदिर से मतलब, न हिंदू राष्ट्र से मतलब। इनको मतलब है चंदा, धंधा और वोट से, बस। यही तो अब उनका इतना ही समय स्ट्रेटेजी। मुझे हाँ, दे दीजिए। जितनी भी चर्चा हो रही है उसमें राज्य के लोगों के बारे में चर्चा की बजाय भाजपा 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 हो रहा है, और उसका कारण यही है कि राज्य में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में जवाब नहीं है। आपने अभी कहा कि फलाना क्राइम करने वाला भाजपा का था, ये क्राइम करने वाले का भाजपा का नेता के साथ फोटो था। अरे आज ये सवाल ये नहीं है कि किसका किसके साथ फोटो है, सवाल ये है कि आपकी ही सरकार में आपकी ही महिला विधायक पर चाकू से हमला हो रहा है, तो क्या आपने भाजपा के लोगों को आपने छूट दे रखी है क्या? देखिए, अब फिर से कोई भाजपा का किस्सा हो तो बता दीजिए। जितने भी आरोपी थे, भाजपाई हो चाहे कोई भी हो, सब जेल में गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप ठीक बोले, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आरोपी भाजपाई होता है, बलात्कारी भाजपाई होता है, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन में खड़ी हो जाती है। ये नैतिकता आपको दिखानी चाहिए। आप उसको पार्टी से बाहर कीजिए, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप करते नजर नहीं आते हैं। कोई बलात्कारी अपराधी अगर छूटा हो और भाजपाई हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिए आप। देखिए, मैं इस बात मैसेज पे क्या नहीं आ जाना रहा चाहिए? था। मैसेज क्या जाना मैं चाहिए? इस बात पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब बार बार मेरे मुंह में उंगली की जाएगी तो मैं बोलना चाहता हूं। अब देखिए कि जब सरकार में ये आए हैं, पहला काम ये कहते हैं हमने 2 घंटे में ये किया, 4 घंटे में किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने 25 एसआईटीओ का निर्माण किया, ये भी भाजपा के खिलाफ, वो भी भाजपा के खिलाफ। 3 महीने में कहा हम न्याय करेंगे, सजा देंगे, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया। एक भी एसआईटी का आज तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया है। और जितने कोर्ट में केसेस आपने लगाए बीजेपी नेताओं के खिलाफ, मैं नहीं आना चाहता था स्पेसिफिक, डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ आपने क्या किया था? एफआईआर की थी, कोर्ट ने करारा तमाचा
तमाचा मारा है सरकार के ऊपर। उनको क्या कहा कि कोई आपका दोष नहीं है, सरकार प्रेरित होकर काम कर रही है। आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष के बेटे को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट ने करारा तमाचा आपको मारा और कहा कि आपने गलत किया सर, वो है। फंसाने की कोशिश ही थी, आरोप लगे थे। 5 सालों में हम डरे नहीं, डिगे नहीं। आप और एसआईटी कर सकते थे, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि कोर्ट ने बताया है कि आपने केवल भाजपा के लोगों को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन फंसा इसीलिए नहीं पाए क्योंकि भाजपा के लोग गलत नहीं होते। और अगर, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति गलत कर भी रहा है और वो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा भी है, तो आप अपना राजनीतिक चश्मा उतारिए। आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, उसे संभालिए। जो भी गलत करे उसे अंदर करिए, ये भी कहता हूं। देखिए, अब सिलसिलेवार जवाब भी हो जाए, फिर ताली बजाइए, मजा आएगा आपको। एसआईटी बनी साहब 36,000 करोड़ रुपए के नान घोटाले के लिए। ये वर्तमान में अपोजिशन में है, इनका कर्तव्य क्या बनता है? उस जांच में सहयोग करते। नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन धर्मलाल कौशिक जी हाथ जोड़ के भाग गए हाईकोर्ट। माई बाप बचा लीजिए, भूपेश बघेल जेल में डाल देगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अभी तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आया है, अभी तक आदेश नहीं। जांच आपने रोकी है, जांच आपने बाधित की है। अब मैं आता हूं झीरम की हट्टी पे। बड़ा इनको चिंता हो रही थी, बड़ी इनको जोर जोर से बोले, चिंता हो रही थी ना। झीरम घाटी पर भी हमने एसआईटी बनाई। क्या हुआ? एनआईए कोर्ट चली गई। माई बाप जांच मत करिए, जांच हम करेंगे। अरे भाई, आप जांच करेंगे, क्या लॉजिक आपने दिया हाई कोर्ट में? आपने कहा कि एक मामले की जांच एक एजेंसी करती, बहुत अच्छी बात। शारदा चिटफंड घोटाले की बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो जांच पुलिस करती है, जांच सीबीआई करती है, जांच सीबीडीटी करती है, जांच डीआई करती है, जांच ईडी करती है। 5 एजेंसी जांच कर रही है। यहां 32 लोग की हत्या कर दी गई और पुलिस जांच नहीं कर सकती। और किसका डर है भाई? कौन है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ इतना बड़ा हत्यारा, जिसको लेकर आपका डर थर थर? जिस दिन ये जांच हो गई, बेनकाब हो जाएंगे, आप सामने आ जाएगा। जांच को बाधित क्यों कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय इन्होंने छेड़ा। इसका जवाब, चूंकि हाईकोर्ट के रेफरेंस में बात हो रही है। एक बात बताइए, हाईकोर्ट के रेफरेंस में बताइए कि 23 साल छत्तीसगढ़ को हो गए, कुछ मुद्दे उछालते हैं आप लोग, बड़ा जोर शोर से उठता है। ये न्याय की लड़ाई आप दोनों के बीच में चल रही है। वो कोर्ट चले जाते हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। मैं इसका जवाब देता हूं। अभी इन्होंने कहा, बीजेपी गई है, अभी इन्होंने कहा, कभी नहीं गए, ये गए बीजेपी। ठीक है, हम गए भाई। आपने हाई कोर्ट का रेफरेंस देकर के कहा कि हाई कोर्ट में चले गए, माई बाप ये कर लीजिए। तो हाई कोर्ट माई बाप बोलने से काम करता है क्या? इतना तो सबको पता है ना। तो हाई कोर्ट नहीं, तो मैं बोल देखिए सर, इंटरव्यू मत करिए। अगर हाई कोर्ट किसी भाजपा नेता की बात को सुनता है, मतलब उसकी बात में दम है, और आपकी बात में दम नहीं है। आप भी चले जाइए, माई बाप करिए, देखिए आपकी बात मानते हैं क्या? ये देखिए, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। हाई कोर्ट में कोई भी पिटीशन अगर एक बार स्वीकार हो गई, तो क्या जजमेंट 5 मिनट के लिए होता है? एक दिन में होता है? आप गए क्यों? आप अगर चोर नहीं है तो क्यों गए? सवाल तो इस बात का। मैं बताता हूँ क्यों गए कोर्ट। मैं बताता हूँ क्यों गए। चोर है, मैं बता रहा हूँ। आप कोर्ट गए, वो कोर्ट में डिफेंड करेंगे अपनी चीजें। हम क्यों गए, इसका तो आखिरी खत्म तो करें। हम क्यों गए? जल्दी से। हाँ। क्योंकि आप झीरम घाटी और जितने बाकी लोग गुनाहगार हैं, उनके आरोपियों को, और क्योंकि अच्छा, इसका अब सुनिए जरा, एक मिनट इंटरप्ट मत करिए। अब नान घोटाले की फिर आप बात ले आए। 2017 में जब भूपेश बघेल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, टीएस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब इन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। माई बाप प्रधानमंत्री जी, 2 अधिकारी हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी है, उसको आप जेल में डाल दीजिए। मैंने नहीं, 2017 में आपके 2 प्रमुख नेताओं ने लिखी। आपकी सरकार बनते ही एक आपका राइट हैंड, एक आपका लेफ्ट हैंड, आप ये काम कर रहे हैं, इसीलिए हम कोर्ट गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरपी सिंह जी, इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में 6 पार्टियां आगे। तीसरा मोर्चा अगर देखते हैं आप, तो सबसे पहले बात कर लें, पिछली बार जीसीसीजे, अब अजीत जोगी नहीं हैं, उनके बेटे अमित जोगी हैं, पाटन से लड़ रहे हैं। कई आपके, उन्होंने, इनका स्टेटमेंट क्लियर था कि बीजेपी कांग्रेस जिसको टिकट नहीं देगी उसको हम लास्ट मिनट में अपनी तरफ ले लेंगे और टिकट देंगे। कर दिया। महासमुंद देख लीजिए, सराईपाली देख लीजिए। आपको नहीं लगता किसके वोट कटेंगे, कहां बटेंगे? देखिए, लगभग 30 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन है, और मेरी याददाश्त के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य में सबसे मुश्किल चुनाव लड़ा था 2018 का।
क्योंकि लगातार 15 वर्ष से हारने के चलते कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थी। नेताओं के साथ साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जोगी जी जैसे वरिष्ठ नेता को हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उन्होंने खुद की पार्टी बना ली थी। लखनऊ में जाकर बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका राज्य स्तर पर गठबंधन हुआ, दूसरी पार्टियां उनके साथ थी। तो एक तरफ सरकार, एक तरफ जो बात आप करें तीसरा मोर्चा, और एक तरफ हम, ये लड़ाई त्रिकोणीय थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 68 15 साल की सरकार घट के आ गई 14 सीट पे। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इनके जितने प्रभारी आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का करता हूं बीजेपी में तो शिव प्रकाश जी हैं। शिव प्रकाश जी ने आकर साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक मददगार के चलते हम 15 वर्षों तक सत्ता में रहे, और जैसे ही वो मददगार दूर चला गया हम धड़ाम से जमीन पर गिर गए। तो अब मददगार है नहीं, 3 पार्टी है या 30 पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके विधायक 13 हैं, उससे नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आना है। अच्छा अमित जी, क्या हुआ उस बार? तो 5 जेसीसी ने झटक ली, 2 बसपा ने झटक ली। नुकसान वो इशारों में कह रहे नुकसान आपको हुआ था। इस बार पे मुंगेली में आपके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, वहां से भी जेसीसी ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, सुना है मैंने। देखिए, जो हमारी सीटें रही 13-14 के आसपास, बहुत कम सीटें हमारी गई। जो हमारी बहुत कम सीटें थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से जनता के मुद्दे उठाए, आज हर एक व्यक्ति ये कहने लगा है, हर एक सर्वे ये कहने लगा है कि भाजपा कोई 40, कोई 45, कोई 50 तक भी कह रहा है। और जनता के बीच में भी ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो ये किसी की वजह से हम ये ना बहानेबाजी करते हैं, ना हम कांग्रेस के जैसे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में यूं दोस्त जैसे हाथ में हाथ मिला लेंगे और यहाँ छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। हमारा ये सिस्टम नहीं है। हम अपने बलबूते पे सरकार बनाते हैं, केंद्र में भी अपने बलबूते पे बनाई, यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अमित जी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं हम पीछे तो नहीं है? कांग्रेस जिस हिसाब से ऐलान कर रही है, कर्ज माफी का ऐलान हो गया है, आप बोल रहे हैं हम घोषणा नहीं करते, तो किस आधार पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी? ये तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में तो कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा गया था। देखिए, अपने अपने शौक की बात है। कांग्रेस को घोषणा करने का शौक है। आप अनुमति दें तो 2-4 घोषणा तो इसी मन से हो जाएगी, इनको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। घोषणा करने में क्या है? 316 घोषणाएं हुई घोषणा पत्र में, जो पुराना इनका घोषणा पत्र आया, और 700 घोषणाएं हुई है भेंट मुलाकात में। 1000 से ज्यादा घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने करी है, लेकिन पूरी कितनी करी? एक भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने वाली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी आरपीजी। ठीक है, सुन लीजिए, घोषणा करने की और भाषण देने की, झूठ बोलने की जितनी बड़ी मशीन इनके पास है ना, उतनी बड़ी मशीन तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो मशीन चलते फिर हम तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने नहीं गए, चलते झूठ बोलने पे करती है, राफेल के मामले में हम तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट बोलती है। तो इतनी बड़ी मशीन जो इनके पास है वो पूरे देश दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब देखिए जनता किस पर भरोसा जताती है, ये तो 3 दिसंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे, और किसने सही घोषणा की और किसने कितनी घोषणा की और जनता किन घोषणाओं पर विश्वास जताती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी जी और अमित जी, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।